हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिल्म फॉर। मूवी की शुरुआत में हम 3 एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो कि आसमान में चांद की तलाश में निकले थे। उनकी स्पेसशिप में खराबी होने की वजह से स्पेसशिप आसमान में ही तबाह हो गई, जिसकी वजह से वो तीनों मारे गए। ये तीनों कोरिया के एस्ट्रोनॉट थे। कोरिया वर्ल्ड का ऐसा दूसरा मुल्क बनना चाहता था जो कि नासा के बाद चांद पर पैर रखता। कोरिया का ये प्लान फेल होने की वजह से इनको नेशनल कम्युनिटी स्पेस से निकाल दिया गया। लेकिन कोरिया इतने बड़े हादसे के बाद भी बाज नहीं आता। वो अंडरग्राउंड अपनी स्पेसशिप बना रहे होते हैं जिसके जरिए वो चांद पर जाएंगे। इस हादसे के 5 साल बाद कोरिया ओरी नाम का एक रॉकेट चांद पर जाने के लिए बना लेता है। और अब इस रॉकेट में चांद पर ये 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। फिर हम ये देखते हैं कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठकर चांद पर निकल जाते हैं। इसके चंद घंटों बाद हमें न्यूज के जरिए ये पता चलता है कि ओरियो रॉकेट सैटेलाइट के साथ अटैच हो चुका है, पर उसने जमीन के साथ अपने सिग्नल खो दिए हैं। यहाँ पर हम कोरिया की स्पेस कंपनी को देखते हैं जो कि ये वजह तलाश कर रही होती है कि उन तक इनके सिग्नल क्यों नहीं पहुंच पा रहे। जब भी हम न्यूज पर कोरिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि ये स्पीच देते हैं कि हम उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में उन तीनों एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जिनका रॉकेट खराब हो चुका था और अब वो अपने रॉकेट को ठीक कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जब भी जमीन पर रॉकेट के सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। अब उन तीनों एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट फ्यूल के टैंक के पास आता है। वो यहाँ पर ये देखता है कि टैंक में से फ्यूल लीक हो रहा है। वहाँ पर बहुत जोरदार धमाका हो जाता है जिससे वो एस्ट्रोनॉट मर जाता है। इसे देखकर जैसे ही दूसरा एस्ट्रोनॉट वहाँ पर आता है तो वहाँ पर दूसरा बड़ा धमाका हो जाता है जिससे दूसरा एस्ट्रोनॉट भी जख्मी हो जाता है। ओरियो नाम का एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कि रॉकेट के अंदर होता है। वो ये सब देख के बहुत डर जाता है। वहीं दूसरा एस्ट्रोनॉट जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो भी सैटेलाइट से कहीं दूर चला जाता है। अब पूरे स्पेस में सिर्फ ओरियो बच जाता है, लेकिन ओरियो को रॉकेट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता और स्पेस मैनेजमेंट के कंट्रोलर भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब दोबारा से रॉकेट से सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। अब ओरियो दोबारा से स्पेस सेंटर से कांटेक्ट कर लेता है और वो इनको हादसे के बारे में सारी डिटेल देता है। फिर प्रेसिडेंट स्पेस सेंटर के एल्बर्ट से ये बोलता है कि हमें किसी तरीके इस लड़के को वापस लाना होगा। एल्बर्ट ये कहता है कि फिर हमें यही बैठकर रॉकेट को कंट्रोल करना होगा जो कि हम नहीं कर सकते। इस काम को सिर्फ 2 ही आदमी कर सकते हैं। एक तो मर गया था, एक आदमी जिंदा है लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर एनजीओ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि ठंड में खाने की तलाश में बैठा होता है। जब भी सामने सुअर आ जाते हैं लेकिन गन की खराबी की वजह से वो उन पर गोली नहीं चला पाता। इसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम नूरी है। दोनों पर उन सुअर का हमला होने ही वाला होता है लेकिन जब भी वहाँ पर रॉकेट आ जाता है और वो इनको बचा लेते हैं। प्रेसिडेंट का असिस्टेंट एनजीओ और इस लड़की को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इसके बाद वो एनजीओ को स्पेस सेंटर में आने का बोलता है लेकिन एनजीओ मना कर देता है। जब भी एनजीओ की नजर टीवी पर जाती है और वहाँ पर ओरियो की तस्वीर नजर आती है, एनजीओ से देखकर फौरी हाँ कर देता है। फिर हम स्पेस में ओरियो को देखते हैं जहाँ पर ठंड ज्यादा बढ़ रही होती है। उसी वक्त एनजीओ स्पेस सेंटर में पहुंच जाता है और ओरियो से बात करता है और वो ओरियो को रॉकेट के कुछ सिस्टम के बारे में बताता है जिसे सुनकर ओरियो बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर वो ओरियो को ये कहता है कि तुम अपनी सैटेलाइट को सूरज की तरफ थोड़ा सा मोड़ो ताकि तुम्हारे रॉकेट में होने वाली डिग्री थोड़ी सी कम हो। ओरियो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपने रॉकेट को सूरज की तरफ मोड़ता है जिससे उसके रॉकेट की ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। अब एनजीओ वहाँ से जाने लगता है और ओरियो से रोकता है। ओरियो से ये बताता है कि क्या आप मुझे जानते हैं। जब भी एनजीओ से ये कहता है कि हाँ, आज से 5 साल पहले मैं तुम्हारे पापा का दोस्त था और तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब हम यहाँ पे पास्ट की कुछ यादें देखते हैं जहाँ पर ओरियो के वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। इसके बाद हम एनजीओ को देखते हैं जो कि अपनी एक्स वाइफ मार्बल को कॉल करता है। असल में मार्बल नासा की सुपरवाइजर होती है और चांद पर पहला कदम भी नासा नहीं रखा। एनजीओ मार्बल से मदद के लिए बोलता है लेकिन मार्बल उसे ये कहती है कि हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मून पर जाने से पहले ही हम लोगों ने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर यहाँ पर नूरी एनजीओ के पास आती है और उसे आकर ये बताती है ओरियो अपने लैंडर को सैटेलाइट से अलग करके चांद पे उतरने की कोशिश करेगा। एनजीओ हैरान हो जाता है और वो सेंटर के अंदर आकर इस चीज की इजाजत नहीं देता। फिर उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि ये तो ओरी की खुद की ख्वाहिश है। ओरी खुद चांद पर उतरना चाहता है। एनजीओ ओरी के साथ बात करता है और उसे ये कहता है कि मैं नासा से मदद ले आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ओरी इस बात पे ये कहता है कि मैं 2 एस्ट्रोनॉट को खो चुका हूँ, मैं उनके ही चांद पर जाना चाहता हूँ और मैं चांद पर जाकर ही रहूंगा। फिर वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और एनजीओ को बाहर ले जाते हैं। अब यहाँ पर ओरियो लैंडिंग की तैयारी करता है जिसे पूरी दुनिया देख रही होती है। फिर ओरियो अपने लैंडर को सैटेलाइट से अलग कर लेता है और चांद पर जाने लगता है। जब भी एनजीओ अपने पास्ट के एक सीन को याद करता है जिसमें वो ओरियो के फादर के साथ एक रॉकेट बना रहा होता है और जब उनका रॉकेट पहली उड़ान भरता है। फिर यहाँ पर हम ओरियो को देखते हैं जो कि अपने लैंडर के साथ चांद पर उतर रहा होता है और यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। पर वेट, ये तो एनजीओ पास्ट में देख रहा होता है जब आज से 5 साल पहले वाला उनका रॉकेट तबाह हुआ था। ओरियो अपने लैंडर के साथ सही सलामत चांद पर उतर आता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ कोरिया ऐसा दूसरा मुल्क बन जाता है जिसने नासा के बाद चांद पर पैर रखा। इसके बाद ओरियो पूरे चांद को देखता है और उस पर चलने लगता है। फिर वो चांद पर कोरिया का झंडा लगाता है और उन दोनों मरे एस्ट्रोनॉट के कपड़ों को वहाँ पर रखता है। इसके बाद वो अपने लैंडर में से सीवी कार को निकालता है और उसके जरिए चांद की जांच करने लगता है। फिर हम मार्बल को देखते हैं जो कि अपने ऑफिसर को बता रही होती है कि अगर कोरिया ने हमसे मदद मांगी है तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि उनके सैटेलाइट चांद से जरा दूर है, हम उसे ठीक करके ओरियो को वापस ला सकते हैं। पर उसके ऑफिसर थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए मांग लेते हैं। फिर हम ओरियो को देखते हैं जो कि चांद की डार्कन साइड पे जाकर उसकी जांच कर रहा होता है। वो चांद की थोड़ी सी मिट्टी के सैंपल लेता है और चांद की जमीन को ग्रिल करता है। जब उसे चांद की जमीन में से कुछ बर्फ के टुकड़े मिलते हैं जिसे वो
स्पेस सेंटर में बताता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब भी वहाँ पर स्टार शावर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओरियो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। वो भागकर अपनी इसी कार में बैठता है और लैंडर के पास जाने लगता है, लेकिन स्टार शावर की वजह से वो अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाता और वो चांद पर बने हुए एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिर जाता है और उसकी कार उसी गड्ढे में धंसना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। फिर वो अपनी एआई कैमरे को कहता है कि वो उसे बाहर निकाले। उसका एआई कैमरा उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से बाहर निकालता है और यहाँ ऊपर एनजीओ की मदद से सैटेलाइट भी ठीक हो जाती है और रूडी भी सही सलामत अपने लैंडर में वापस आ जाता है। लेकिन स्टार शावर होने की वजह से लैंडर किसी भी वक्त तबाह हो सकता था, इसीलिए ओरियो जल्दी से अपने लैंडर को स्टार्ट करता है और उसे लेकर स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाने के बाद वो लैंडर को सैटेलाइट के साथ सही सलामत जोड़ लेता है। ये देखकर स्पेस सेंटर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ओरियो भी थोड़ा सा सुकून का सांस लेता है। फिर उसी वक्त स्टार शावर होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट पूरे तरीके से तबाह हो जाती है और लैंडर सैटेलाइट से अलग होकर फिर से चांद पर गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब ओरियो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। इसे देखकर प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चांद से सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। जब भी न्यूज पर अनाउंस कर दिया जाता है कि ओरियो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे देखकर दुनिया के सभी लोग और नासा की मार्बल भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब हम अगली सुबह एनजी और नूरी को देखते हैं। जब भी एनजीओ के फोन में एक मैसेज आता है और एनजी और नूरी वहाँ से भागकर अपने पुराने ऑफिस में चले जाते हैं। फिर हम चांद पर ओरियो को देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। एनजी और नूरी अपने पुराने ऑफिस में आते हैं, सिस्टम को ठीक करते हैं। जब भी उनको ओरियो के सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ओरियो ये कहता है कि मैं जिंदा हूँ, अगर मेरी आवाज किसी भी सेंटर तक जा रही है तो प्लीज मुझे रिप्लाई। ओरियो की ये सब बातें नूरी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर एनजीओ ओरी के साथ बात करता है और ओरी से ये बताता है कि मैंने चांद के पिछले हिस्से पर क्रैश लैंडिंग की है। पर फिर से स्टार शावर शुरू हो जाती है, जिस पर ओरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एनजीओ ओरी से ये बोलता है कि तुम बाहर बिल्कुल भी मत जाना। अब नूरी उस वॉइस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर डाल देती है, जो कि मिनटों में ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। एनजीओ सेंटर वापस जाता है और वो वहाँ पर जाकर सबको ये बताता है कि ओरी अभी भी जिंदा है। वहाँ चांद पर हम ओरी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है और वो अपने जख्मों को स्टेपल के साथ सी रहा होता है। फिर हम नासा के ऑफिस में मार्बल को देखते हैं और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मार्बल ने ही एनजीओ को मैसेज सेंड किया था, जिसमें उसने एनजीओ को आगाह किया था कि ओरी अभी भी जिंदा है। इस पर नासा के ऑफिसर्स को मार्बल पर शक होता है, जिसकी वजह से वो उसकी जांच करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर स्पेस सेंटर के भी सिग्नल ओरियो को मिलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें ओरियो कनेक्ट कर लेता है। अब वो ओरियो को देख पाते हैं। जब यहाँ पर प्रेसिडेंट आता है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि बाहर मैं ओरी की मौत की अनाउंसमेंट कर आया हूँ और यहाँ पर पता चल रहा है ओरी जिंदा है। एनजीओ को बोलता है कि ये वीडियो तुमने अपलोड की थी ना, और हम ओरी को कैसे बचाएंगे? स्पेस में ऐसी कोई जगह सुरक्षित नहीं कि हम उसे वहाँ पर भेज सके। फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे ये बोलता है कि नासा हमारी मदद करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि नासा को बड़ी बड़ी कंपनी ने फोर्स किया था कि वो ओरी को बचा लें अपनी टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर प्रेसिडेंट की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो स्पेस सेंटर के सभी लोगों को एक सच बताता है कि मेरे वालिद ने खुदकुशी की असल में मेरे बाबा ने आज से 5 साल पहले जो रॉकेट लॉन्च किया था उसकी इंजन में कुछ खराबी थी, जिसके बारे में मेरे बाबा जानते थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और उस रॉकेट को लॉन्च होने दिया, जिसकी वजह से कोरिया की काफी बदनामी हुई और 3 जानें भी चली गई। और ये सब मेरे बाबा ने एक लेटर पे लिखा और उसके बाद गोलियां खा के खुद की जान ले ली। इस पर एनजीओ ओरी से कहता है कि नहीं, ये बात सच नहीं है, तुम्हारे बाबा मेरे पास आए थे पर मैंने इस चीज की इजाजत नहीं थी दी, क्योंकि अगर ये बात दुनिया के सामने आ जाती तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होती और मैंने वो रॉकेट लॉन्च होने दिया। और बाद में मुझे खबर मिली कि तुम्हारे वालिद ने खुद की जान ले ली, जिसका जिम्मेदार मैं था, इसलिए मैंने स्पेस सेंटर को आज से 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। इसके बाद मार्बल एनजीओ को कॉल करती है और उसे ये बताती है कि मैं ओरी को बचाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा। इसके बाद नासा के ऑफिस मार्बल के पास आते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मार्बल ने हमारी खबर को लीक किया है। जब भी मार्बल फौरी भागकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाती है और नासा के वर्कर के साथ कांटेक्ट करके उनको खुद की सैटेलाइट चांद के पास ले जाने का बोलती है। और नासा के वर्कर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और ओरियो भी अपने लैंडर को उड़ाकर चांद के ऊपर ले आता है। पर लैंडर में खराबी होने की वजह से वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता था, जिसकी वजह से ओरियो उस लैंडर से निकलकर चांद पर छलांग लगा देता है। चांद पर छलांग लगाने की वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है और वो सबको अलविदा कहकर बेहोश हो जाता है। जब भी उसके सिग्नल भी सेंटर तक आना बंद हो जाते हैं। फिर हम मार्बल को देखते हैं। नासा के ऑफिसर मार्बल को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे पूरे 3 साल की सजा सुना देते हैं। की वजह से एनजीओ, मार्बल, नूरी और सेंटर के सभी लोग बहुत ज्यादा दुख में होते हैं। जब भी अगली सुबह होती है, नासा के ऑफिसर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चांद पर जाकर ओरी को सही सलामत बचा लिया है और अब वो एक दिन बाद चांद से अर्थ के लिए निकलेंगे। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नूरी को दिखाते हैं कि जिसका ट्रीटमेंट नासा के ऑफिसर्स कर रहे होते हैं। फिर नूरी और एनजीओ दोबारा से अपने घर वापस आ जाते हैं और हम ओरी को देखते हैं, जो कि सही सलामत अर्थ पर आ चुका था। इसे देखकर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। फिर ओरी मरे हुए एस्ट्रोनॉट की फैमिलीज के साथ मिलता है, उन्हें थोड़ा सा दिलासा देता है। इसके बाद कोरिया को दोबारा से स्पेस एजेंसी में जगह दे दी जाती है और इसे दूसरा मुल्क करार दे दिया जाता है, जिसने नासा के बाद चांद पर पैर रखा था। मार्बल की भी 3 साल की सजा को बर्खास्त करके उसे नासा की हेड बना दिया गया था, क्योंकि उसी की गाइडलाइन से ओरी सही सलामत चांद से अपने घर पहुंच सका था। एनजीओ ये सब देखकर बहुत खुश होता है। फिर हम ओरी को देखते हैं, जो कि एनजीओ के साथ मिलने आता है। ये देखकर एनजीओ बहुत खुश हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।
जाता है जिंगलाला हुहा। फिल्म 4 चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया।